नमस्कार, स्वागत है आपका ग्वालियर खबर.com में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रणभेरी बज चुकी है और यहां पर दोनों दल भाजपा और कांग्रेस या जितने भी अन्य दल हैं बसपा समेत उनके प्रत्याशियों की लगभग सभी की घोषणा हो चुकी है और सभी अपने चुनावी मैदान में अपने प्रचार प्रसार के लिए जुट चुके हैं। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं अंबा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार जी से, जो यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं 2013 से 2018 तक। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस उपचुनाव के लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये उपचुनाव तो इसकी जो तैयारी है, जब से ये सरकार गिरी है और उस समय से ही ये संदेश पूरे क्षेत्र में जन जन तक पहुंच चुका है कि किस प्रकार से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से ये गिराई गई है और इस लोकतंत्र की जो हत्या की गई है। तो ये चुनाव की जरूरत भी नहीं थी, मगर ये चुनाव थोपा हुआ चुनाव है। ये उपचुनाव न कहें, इसको थोपा हुआ चुनाव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसमें पूरी जनता में संदेश हो चुका है, इसका प्रचार हो चुका है, इसका सब कुछ हो चुका है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने ये इस प्रकार से अपना धन बल दिखा करके, अपनी शक्ति, केंद्र की शक्ति दिखा करके इस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया गया है। ये जनता इसका जवाब देगी और पूरी तैयारी जनता ने कर ली है। ये चुनाव कोई पार्टी भी नहीं लड़ रही है, इस चुनाव को जनता जनार्दन जन बच्चा बच्चा लड़ रहा है। सर, अगर हम आपकी जो विरोध में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, उस पार्टी की अगर बात करें तो उनकी पिछले 15 साल से राज्य में सरकार थी। आज भी क्षेत्र में या जो इन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे उन पर अभी भी विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, सड़क के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, पानी के नाम पर। इस क्षेत्र में खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में पानी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। 15 साल सरकार रही, इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं हुआ? अगर खासकर विधानसभा अंबा को देखें, तमाम विषयों में पिछड़ा हुआ है, क्यों सर काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हमारा पहले जो विधायक में रहा 2013 से 18 तक, तो हम दूसरे दल से थे, तो ये दूसरे दल के लिए इनकी बड़ी हीन भावना रहती है। और जिस तरीके से मानवीय आधार पर जो कोई भी बने विधायक, किसी पार्टी से बने, उनको पूरे काम देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, काम नहीं दिए जाते हैं। और यहाँ के लिए यहाँ हमेशा से उपेक्षा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का समय था जब भी उपेक्षा हुई है, जब भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुए, और जब हम बने हैं हमारे सामने भी वही रहा, उपेक्षा हुई है। तो इसलिए यहाँ काफ़ी मामला पिछड़ा हुआ है। सर, आपने अभी बताया कि आप जब 13 से 18 तक विधायक थे भारतीय बहुजन समाज पार्टी से, विपक्ष में थी उस वक्त मध्य प्रदेश में, वो किस तरीके की उपेक्षा का आपको सामना करना पड़ता था? हम 4 विधायक थे, तो 4 विधायक थे और ये बात तो एक सचेतक सम्मेलन हुआ था जयपुर में, वो सचेतक उदयपुर में, उसमें ये बात सामने आई उभर करके। वहाँ पे सांसद लोगों ने ये कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक ये कहा कि अधिकारी हमारे नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे मुरैना में भी आपने देखा होगा, सांसद अर्गल जी थे, तो उनके साथ में भी कई बार कलेक्टर से तू में हुई, कई बार उनकी कहा सुनी हुई है। तो यहाँ पे अधिकारियों का काफ़ी नौकरशाही यहाँ हावी रही है। सर, आपके क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे? 13 से 18 आप विधायक रहे, आपने कहा कि आप दूसरे दल से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी इसलिए आपकी उपेक्षा करती रही, आपकी क्षेत्र की उपेक्षा करती रही। आप जनता आपसे क्या अपेक्षा करे कि अगर आप सरकार में आते हैं तो आप ये काम कराएंगे? देखिए, जनता ने मन बना लिया है पूरी तरह से कि मध्य प्रदेश में पूरी सीटें, 28 सीट पर चुनाव हो रहा है, उस पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और माननीय कमलनाथ जी को दोबारा इस क्षेत्र की जनता दोबारा उनको जनमत दे रही है और उनकी सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी हमारी, तो इस क्षेत्र के लिए तमाम हम काम करवाएंगे, ये हमारी गारंटी होगी। सर, मुरैना जिला आसपास के जिलों में सबसे ज़्यादा अपराध में जाना जाता है। यहाँ पे कई आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं, गैर कानूनी गतिविधियाँ अंजाम दी जाती हैं।
सरकार चाहे कोई भी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन अपराध का बोलबाला रहता है, ऐसा क्या वजह है सर? नहीं साहब, हमारा क्षेत्र है वैसे काफ़ी, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। मैं पूरे मुरैना डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था। मैं पूरे मुरैना की भी कह रहा हूँ। हमारा क्षेत्र काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, ज़मीन उपजाऊ है। पहले समय में ऐसा होता था, आजकल तो हमारे यहाँ कोई अपराध नहीं, छोटे छोटे कोई अपराध होते हैं, बाकी पहले बहुत अपराध होते थे। सर आपने कहा जमीन उपजाऊ है, जाहिर सी बात है, कृषि संभाग है, ये कृषि बेल्ट है, यहाँ पर गेहूं, बाजरा, सोयाबीन, तमाम तरीके की फसलें होती हैं। लेकिन सर अभी जो किसानों के लिए केंद्र सरकार 3 कानून पास करा कर लाई है, उसके विरोध में किसान सड़कों पर हैं, मंडियों में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार सरकार उनकी सुन नहीं रही। क्या सर ऐसी वजह है, क्या आपके भी क्षेत्र में ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह किसान विरोधी है, और पहले भी एक किसान के जो बिल लाया गया था वो किसान के पक्ष में नहीं था, जिसमें किसान की ज़मीन लेने का मामला था, भूमि अधिग्रहण था, वो तानाशाही थी, भूमि अधिग्रहण नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर रहा है, मैं कह रहा हूँ वो किसी के हित में नहीं है, ना मजदूरों के, ना किसानों के, ना किसी व्यापारियों के, किसी के हित में नहीं है। सबको इस देश में क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, सबके व्यापार ठप हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सर यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, अब वो भाजपा में चले गए और भाजपा ने उनको टिकट दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उन पर पूरा हाथ छत्र छाया है, जो भी 25 विधायक गए। आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, उनके प्रत्याशी के खिलाफ, और वो भाजपा से हैं। उनके गढ़ में आप किस तरीके से उनसे फाइट करें? देखिए, यहाँ हमारे सिंधिया जी का कोई ऐसा गढ़ नहीं रहा है, यहाँ कोई गढ़ नहीं रहा है। वो तो जहाँ कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस की लहर में जो सारी सीटें जीती हैं, यहाँ कुछ गढ़ नहीं था। यदि गढ़ ही होता तो मैं समझता हूँ सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी को हार का सामना क्यों करना पड़ा? वो तो अपने उनके घर में जो काम करने, वो उनके साथ में काम करने वाला आदमी था, जो उनका पीए था या जो कुछ भी काम करने वाला आदमी था, वो उसने चुनाव हरा दिया। तो कैसा गढ़, काय का गढ़, कहाँ का गढ़? कुछ नहीं है, कोई असर नहीं है यहाँ पे। सर 2018 में कमलनाथ सरकार को कुछ निर्दलीय विधायकों या अन्य पार्टियों के विधायकों की ज़रूरत थी। तब आपकी जो पुरानी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने अपना समर्थन दिया था। लेकिन जब 2020 में ये स्थितियां बनी, सरकार पलटी, शिवराज सिंह की सरकार आई, तो बसपा और सपा के जो विधायक थे वो जाके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, शिवराज सिंह की सरकार को। अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं, पहले बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 28 की 28 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। अगर ऐसी संभावना बनती है कि 1-2 प्रत्याशी बसपा के जीतते हैं और कमलनाथ की सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ती, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपके पुराने साथी आपका साथ देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर बाई चांस कोई आवश्यकता पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति करानी पड़ती है, करनी पड़ती है। जब आवश्यकता होती है तो उसको जरूरत पड़ती है तो उसको वो चीज़ लेनी भी पड़ती है। मगर जहाँ तक मेरा भरोसा है पूरी तरह से, जिस प्रकार से मैं रुझान देख रहा हूँ जनता का, कि कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, प्रचंड बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। सर बात करें अगर किसानों की, तो कमलनाथ सरकार एक दावा करती है कि उन्होंने लगभग 27 से 28 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, 50,000 तक का प्रथम चरण उन्होंने माफ़ किया। लेकिन सदन में मौजूदा सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि उन्होंने कर्जा माफ़ किया, लेकिन जनता के बीच में आके इस बात पर वो सहमति नहीं जताते कि सरकार ने कर्जा माफ़ किया था। आपका क्या कहना है? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ का दुरुपयोग करती है, दुष्प्रचार करती है। तो इसीलिए ऐसा है नहीं, कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे काम किए, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। लोगों को हमारे क्षेत्र की जनता कह भी रही है कि कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बिजली के बिल 100 रुपये आते थे, अब वो 2,000 बिल आ रहा है महीने का। तो ये बहुत सारे काम हैं। सर आपने बिजली की बात की, लेकिन कुछ लोग कहना है कि भले बिल ज़्यादा आ रहा हो, कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से मीटर की रीडिंग सही से नहीं हो पाई, इस वजह से बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक भी कराए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बिजली पहले से अच्छी आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। बिजली तो पहले भी अच्छी आ रही थी और अभी भी वैसी आ रही है,
उसमें बिजली में कोई फर्क नहीं है, ये बिल में जरूर फर्क है। बिल पहले 100 रुपये आ रहा था, अब 2000 रुपये आ रहा है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? नहीं, वजह कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जितना भी काम है वो, जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी से ऐसा कोई देश का आदमी नहीं बचा है, कोई देश का ऐसा नागरिक नहीं बचा है कि जीएसटी जिसकी जेब से पैसा नहीं जाता जीएसटी को। जो भी देश है उसमें सब कपड़े पे, वस्तु पे, सब चीज़ में जीएसटी लगी है, तो हर आदमी को जीएसटी से निपटना पड़ रहा है, चाहे मकान बनाए, चाहे कुछ भी, कोई भी काम करना पड़ा, जीएसटी उस पर लगती है। सर, राज्य के कानून व्यवस्था की बात करें तो देश भर में भी तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं और राज्य में भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे दिल सहम उठता है। बेटियां जो छोटी छोटी, जो हमारी मातृ शक्ति हैं, हमारे जीवन दायिनी हैं, उनके खिलाफ यौन हिंसा हो रही है, उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई सक्रिय कदम उठाती क्यों नहीं दिख रही? देखिए, ये सरकार बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यदि वो चाहे तो ये अपराधों को रोक सकती है या कम कर सकती है, मगर सरकार का इधर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो इधर है कि सरकार कैसे गिराई जाए, विधायक कैसे बनाए जाए, सरकार कैसे बनाई जाए, इस प्रकार उसका ध्यान रहता है। उसका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी 28 सीटों में से कितनी सीटें जीतेगी? कांग्रेस पार्टी 28 सीटों में से मैं समझ सकता हूँ एक आध सीट हो सकता है किन्हीं कारणों से कोई पीछे रह जाए। नहीं, मेरा पूरा दावा है, पूरा भरोसा है। मैं पूरे क्षेत्र में घूम फिर के मैंने देखा है कि 28 की 28 जीतेगी कांग्रेस पार्टी। तो ये थे हमारे साथ सत्यप्रकाश जी, जिनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी 28 में से 28 सीटें जीतेगी। हालांकि एक दो सीटें इधर उधर हो सकती हैं, हो सकता है एक दो सीटें कांग्रेस पार्टी कम जीते। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, युवाओं की, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान ना देते हुए केवल इस बात पर ध्यान दे रही है कि विधायक कैसे तोड़े जाएं और उनको कैसे अपनी पार्टी में जोड़कर सरकार बनाई जाए। सरकार का इस वक्त यही केवल ध्येय रह गया है कि कैसे विपक्षी पार्टियों को तोड़कर अपने साथ मिलाकर सत्ता का सुख भोगा जाए।